Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो our topic is P drugs. P stands for preferred, personal. ठीक है, तो these are those drugs which are preferred, these are very personal, these are chosen by the physician. जैसे एक बीमारी है, मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको यूटीआई पढ़ाया था. यूटीआई में मैंने कहा था कि आप ओफ्लॉक्स भी दे सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं, नॉर्फ्लॉक्स भी दे सकते हैं. there were many medicines which you could give. There were alternative regimens which you could give for UTI. But what you will give will be your chosen drug. ठीक है, that would be your personal choice. That would be preferred by you. So the personal choice and your preferred drug is your P drug. ठीक है, understood? समझे कि नहीं समझे? जल्दी जल्दी बोलो. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. P drugs are what drugs? These are those which are chosen to be prescribed regularly. ठीक है, these are those drugs which are chosen by the physician for prescription. इनका कुछ क्राइटेरिया होता है. P ड्रग का मतलब होता है कि एक तो ये वाले ड्रग जो चूज किए गए, और कैसे, और फिजिशियन भी ऐसे रैंडमली चूज नहीं कर सकता है. वो कैसे चूज करेगा इनको? वो बेसिकली 4 क्राइटेरिया हैं उसके दिमाग में, वो उसको रख के चूज करेगा. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट इफेक्टिवनेस. The drug which the physician is choosing should be cost effective. That is, cost effective मतलब क्या होता है? That should not be too much expensive that patient cannot afford it. Yes, which would be affordable by the patient. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा उसको लेने में प्रॉब्लम ना हो. Which should be available in his area. Very its availability should be high. सारे उधर के मेडिकल स्टोर्स में, उधर के एरिया में. उस ड्रग में साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए. नाउ यू कैनॉट से कि कोई ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट द बेनिफिट शुड बी मोर देन द रिस्क. ऑलराइट, सो द साइड इफेक्ट शुड बी वेरी लो. तो लो साइड इफेक्ट प्रोफाइल हो गई, लो टॉक्सिसिटी प्रोफाइल हो गई. ठीक है, फिर तुम्हारा कॉस्ट हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई. और जो हम लोग के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो एक इसेंशियल ड्रग लिस्ट है, उस ड्रग लिस्ट में वो ड्रग आता हो. ठीक है, अब फिर ये 3-4 चीजें हैं, इसको ही दिमाग में रखे. द फिजिशियन हैज टू चूज. ठीक है, फिर P ड्रग में फिजिशियन ये ऐसा नहीं कर सकता कि उसको इंजेक्शन देना है तो वो टैबलेट में आ जाए. ठीक है, वो बिल्कुल वो नहीं चेंज कर सकता है उसका. कि अगर कोई बहुत ही सिक पेशेंट है, कोमाटोज है या हॉस्पिटलाइज्ड है, और उसको टैबलेट नहीं देना है, उसको आईवी या पैरेंटल रूट ही देना है, और वो एकदम से he changes the route. No, he cannot do that. Depending upon the condition of the patient, उस रूट में उसको वो सारी पॉसिबल जो ऑप्शंस हैं वो उसको सोचना है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है, वो एडमिटेड है, उसको हार्ट में उसका हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मे बी द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड द आइनोट्रोपिक एंड द क्रोनोट्रोपिक एडिक्वेट. तो क्या करना होगा कि उसके पास ऑप्शन है आईवी डोपामीन का, आईवी डोब्यूटामीन का, आईवी एट्रोपिन का, आईवी एड्रेनालिन का, और उसके पास टैबलेट में भी है कोई 1-2 आइनोट्रोपिसिटी इंक्रीज करने के लिए दवाइयां. तो वो सिक पेशेंट में जो मर रहा है उसको क्या देगा? उसको टैबलेट देगा और वेट करेगा? नो, दैट इज नॉट एथिकल. उसका पी ड्रग विल बी अमंगस्ट, ही विल बी चूजिंग फ्रॉम the list of IV medicines. ठीक है,
Either he'll give IV dobutamine, dopamine, either he will give atropine, adrenaline, whatever. समझे? समझे कि नहीं बच्चों? Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स अब देखो क्या है इसका. हाँ, एग्जाम्पल देखो क्या है कि एक 60-year-old मैन है. he has had several attacks of suffocating chest pain during the last month, which began during physical labor and disappeared quickly after he stopped. No previous medical history. He has not smoked for 4 years, more than 4 years, but he was a smoker previously. His father and brother died of a heart attack. So, apart from occasionally taking some aspirin, he has not used any medication in the past. Auscultation reveals a murmur over the right carotid artery and right femoral artery, and physical examination reveals no other abnormalities. Blood pressure is 130/85, ये भी सही है. Pulse 78 है, body weight normal है. इसमें इसको सफोकेटिंग चेस्ट पेन है, तो आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे? Angina, very good, because this is evident that he is suffering from some heart ailment. ठीक है, why? Because कौन कौन सी चीज इस हिस्ट्री में है कि जो बता रही है कि ये हार्ट एलिमेंट है? Family history. Chest pain. Chest Family pain. history. Yes, okay, chest pain is one. Second, Disappeared during physical labor. हाँ, Disappeared pain during physical labor. Disappeared when the physical labor was stopped. yes, ठीक है. दूसरा है फिजिकल लेबर में चेस्ट पेन हो रहा है, डिसअपियर व्हेन एट रेस्ट. तीसरी क्या चीज बता रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? Father and brother died of. Father and brother died of a heart attack. तो there is some genetic preponderance, ठीक है, predisposition, लेकिन इसका फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर, वाइटल सब नॉर्मल है ना. आंसर इज एंजाइना पेक्टोरिस. गुड जॉब ऑल ऑफ यू. तुम लोग ने सबने पकड़ लिया, ठीक है. नाउ हाउ यूल चूज ड्रग? You have identified the diagnosis. You have defined it. आपने बता दिया कि उसको chest pain है, so the diagnosis is angina pectoris. Now you will be specifying the therapeutic objective. आपके दिमाग में क्या objective होना चाहिए? Angina क्या है? What is angina? Yes. What is angina? अभी तुम लोग ने बताया मुझको वो पहली लाइन पढ़ के कि हाँ ये सफरिंग फ्रॉम एंजाइना. तो व्हाट इज एंजाइना? पहली लाइन में क्या था? क्या उसको हुआ? Chest pain caused by reduced blood. चेस्ट पेन था. तो यू विल बी स्पेसिफाइंग थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू रिलीव चेस्ट पेन. ठीक है. पेशेंट को क्या है? दर्द है. पेशेंट इज इन डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ दैट पेन. सो योर therapeutic objective should be to reduce the pain, because angina is not a disease, is a symptom. We have studied, है ना? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now make an inventory of effective groups of drugs. ठीक है. अब पूरा जो क्लासिफिकेशन तुम केडीटी में पढ़ते हो, तुम्हारे दिमाग में वो क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि एंजाइना में हम कौन कौन से ड्रग देते थे. ठीक है. नाउ यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ड्रग्स विच माइट एक्ट इन रिलीविंग द पेन. कौन कौन से ड्रग्स हो सकते हैं वो? वेरी गुड. नाइट्रेट हो गया एक ग्रुप. दूसरा Calcium channel blocker. वेरी गुड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया. और Potassium channel blocker. ठीक है, बीटा ब्लॉकर हो गया. ठीक. और Potassium channel opener. वेरी गुड, पोटेशियम चैनल ओपनर हो गया. ठीक है. अब इसमें से सबसे जल्दी कौन सा काम करेगा ड्रग? Nitrate. नाइट्रेट काम करेगा. कौन से रूट से काम करेगा नाइट्रेट? Sublingual. Within 3 seconds the action occurs by sublingual route. ठीक है. तो तुमने सारा लिस्ट बना ली, सारे 1 2 3 4 जितने भी ड्रग था.
Now you've chosen an effective group according to the criteria. Amongst the 4 groups which you listed, you chose the most effective one, which was nitrates. ठीक है. Now अब नाइट्रेट एक ब्रॉड ग्रुप आ गया. अब नाइट्रेट में भी 1 2 3 4 दवाइयां है ना. कौन कौन सी दवाइयां है नाइट्रेट में? Nitroglycerin. ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरल डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है, बहुत सारी हैं. अब तुमने इसमें से कोई भी चूज कर लो जो सबलिंगुअली देते हैं. तो बेसिकली ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट इज वेरी कॉमनली यूज्ड सबलिंगुअली. तो you come to the deduction that your P drug is your glycerol trinitrate. Immediately you will give GTN to the patient sublingually and his pain will be relieved. Understood? P drug का concept आप समझे? Yes, ma'am. So this nitrate, whichever you've chosen, this glycerol trinitrate is your preferred drug, is your personal choice. Your matlab, you'll be the physicians of tomorrow. So the physician's personal choice, है ना. And it depends upon person to person. अगर उस डॉक्टर को नहीं देना है सबलिंगुअल, तो कोई पीछे थोड़ी पड़ जाएगा उसके कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा सबलिंगुअल. नो, if he had chosen nitrate group then he can give any other. ठीक है. सबलिंगुअली तो तुमने इसलिए चूज किया क्योंकि फास्टेस्ट एक्टिंग है, पेशेंट को जल्दी जल्दी रिलीव हो जाएगा. अक्यूट चेस्ट पेन, है ना. Otherwise, the doctor can choose any. Now, defining the diagnosis में angina pectoris is a symptom. I've told you. ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था आपको कि ये क्या क्या होता है angina में. Therapeutic objective is to stop an attack as soon as it starts. इसमें attack किस चीज का था? दर्द का attack था, pain था. ठीक है. So you've got to stop the pain as soon as it has started. In MI या myocardial infarction या heart attack, you've got to stop the attack as soon as the attack has started. तो MI में आपको immediately उसको hospitalize करके फिर आपके P drug वहां पे दूसरे होंगे. Bronchial asthma अगर है ना, patient आया है और आपको एक जैसे आस्था तुम्हारे पास आया है स्टेटस एस्मेटिकस का पेशेंट, और प्रगति तुम्हारे पास आया है ब्रोंकियल अस्थमा, क्लासिकल केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. तो तुम दोनों के पी ड्रग्स अलग होंगे कि नहीं होंगे? स्टेटस एस्मेटिकस इज एन इमरजेंसी कंडीशन, वो तुम हॉस्पिटलाइज करोगी, ऑक्सीजन लगाओगी एंड देन यू विल गिव आईवी ऑल द ड्रग्स. ठीक है, आईवी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड या जो भी, ठीक है, आईवी दोगे because the patient is in a recumbent position, he is bedridden and he can't get up and all. प्रगति तुम्हारे पास पेशेंट आया है तुम्हारी क्लिनिक में, वो क्लासिकल ब्रोंकियल अस्थमा का केस है, नॉट वेरी सिवियर, मॉडरेट डिजीज. सो तुम्हारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट, राइट. यू विल बी गिविंग इनहेलेशनल फॉर्म में साल्ब्यूटामॉल में भी, या टर्ब्यूटालीन, या कोई भी ऐसा एंटीकोलिनर्जिक, है ना, समझे, या बीटा ब्लॉकर यू विल गिव. अब ये सबसे क्या होगा कि तुम्हारा पी ड्रग अलग है एंड आस्था का पी ड्रग अलग है. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव एंड पी ड्रग इज. सो आस्था का थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव वुड बी टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट. ठीक है. प्रगति का द थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव विल बी टू रिलीव द पेशेंट ऑफ द अटैक. समझे? कौन सा अटैक? अभी जो मॉडरेट हुआ है, जो ब्रेथलेसनेस है, टू क्योर ब्रेथलेसनेस बेसिकली, है ना. और आस्था का क्या रहेगा? ब्रेथलेसनेस तो पेशेंट को क्या ही है, एस्मेटिकस में वो पड़ा हुआ है, तो उसको अभी तो लाइफ बच जाए, ठीक है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी. तो दोनों का थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट. सो अकॉर्डिंग टू द थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव आपको दवा देनी पड़ेगी. Therapeutic objective in this case angina can be achieved in 4 ways. ये मैंने CVS में बहुत आराम से पढ़ाया था तुम लोगों को. प्री लोड बताया था क्या होता है, आफ्टर लोड बताया था क्या होता है ना. तो एंजाइना को रिलीफ कैसे करना था? ईदर बाय डिक्रीजिंग प्री लोड,
मतलब हार्ट में उतना ब्लड ही ना आए, क्यों हार्ट पे इतना काम पड़े, या हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर दो ताकि हार्ट उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ओवरवर्क नहीं होगा, हार्ट रेट डिक्रीज कर दो, या आफ्टर लोड डिक्रीज कर दो। आफ्टर लोड क्या होता है? After contraction, the required by amount of the ventricles to push the blood out into the outer and the pulmonary artery. No. After load Pressure against which the heart contracts. very good, the pressure against which the heart is contracting, है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब तुम जो हो समझो ऐसे कि तुम एक जगह खड़े होके डांस कर रहे हो, ठीक है, और सामने से किसी ने आके तुम्हें ऐसे पुश कर दिया कि तुम बस दीवार से सट के डांस कर सकते हो, फ्रीली डांस नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। विल यू बी एबल टू डू ऑल योर स्टेप्स ऑफ डांसिंग दीवार से सटे सटे? Yes or no? No, you'll have problems. As compared to that person who's dancing in the whole room, who has the whole room to herself, है ना, उसको ज्यादा फ्री स्पेस है, फ्री ज्यादा फ्री स्पिरिटेड होके वो कर सकता है अपना काम। Whereas जिसको दीवार से सटा के करा है, प्रेशर दे रहे बाहर से हम लोग, एक we are pushing that person against the wall and then we are asking that person to dance. Now will he be able to dance effectively? No. So this is afterload, है ना, the pressure which you are applying on the wall, on the person against the wall, कि तुम वहीं रहो, वहीं पर डांस करो, वहीं पर जो करना है करो, you cannot enter, you are not free to do anything else. ये है आफ्टरलोड। सो ऑब्वियसली कार्डियक मसल पे मुश्किल आई, आफ्टर लोड अगर आप कम करेंगे तो कार्डियक, वो प्रेशर आपने कम किया तो कार्डियक मसल अच्छी तरह से फिर पूरे में डांस करेगा, समझे। अगर तुमने आफ्टर लोड इंक्रीज कर दिया, इधर से बाहर से पुश कर रहे हो और बोल रहे हो कार्डियक मसल को अप करो, कॉन्ट्रैक्ट, देखती हूँ कैसे करते हो, तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। That is why you've got to decrease the afterload. Afterload decrease करने की भी बहुत सारी medications हैं जो मैंने पढ़ाई थी angina में। Step 3 होता है you make an inventory of all the effective group of drugs. So first is, you've got to choose on the efficacy. कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मॉडरेटली एफिकेसी है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो जिनकी मिनिमल एफिकेसी है। तो ये डिजीज के स्टेजेस के बेसिस पर वो दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यू गॉट टू सिलेक्ट अ ग्रुप विच इज वेरी हाईली एफिकेशियस। तो 3 ग्रुप हमारे दिमाग में आते हैं एंजाइना के लिए जो हाईली एफिकेशियस हैं। कौन से ग्रुप है? सबसे पहले तो नाइट्रेट आ गया, फिर बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, whereas पोटेशियम चैनल ओपनर्स इज आल्सो वेरी एफिकेशियस। लेकिन ये जिसने भी बनाया है, मैंने लिया था ये किसी से, तो उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, बट पोटेशियम चैनल इज आल्सो इक्वली एफिकेशियस। अब नाइट्रेट क्या करेंगे? प्रीलोड पे काम करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा, आफ्टर लोड पे करेगा। सो बेसिकली नाइट्रेट विल रिड्यूस द प्रीलोड एंड विल रिड्यूस द आफ्टर लोड, ठीक है। नाउ चूज एन इफेक्टिव ग्रुप इन द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी, सूटेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सबसे पहले तुम्हारा क्या था? एफिकेसी, ठीक है। एफिकेसी देखी थी हम लोग ने अभी। Yes, ma'am. तो पी ड्रग चूज करने के लिए अब तुम्हारे पास 4 क्राइटेरिया आ गए। सबसे पहले आ गया एफिकेसी। यू विल सी विच ग्रुप इज मोर एफिकेशियस देन द अदर। दूसरा आया तुम्हारे पास सेफ्टी, तीसरा आया सूटेबिलिटी, चौथा आया कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तुम लोगों के पास ये पी ड्रग पर शॉर्ट नोट आता है या ब्रीफ नोट आता है। अगर तुमने पी ड्रग को डिफाइन करके ये 4 पॉइंट्स लिख दिए, सो यू विल गेट द मार्क्स,
तुम्हें more than 50%, you will get 60-70% marks. अगर तुमने बस definition लिखी कि what is P drug, so P drug is basically your preferred drug, the physician's preferred drug या personal drug, and the criteria for selecting a P drug is based on its efficacy, safety, suitability and cost of treatment. So ये 4 criteria, ये 4 क्या बोलते हैं उसको keywords अगर तुमने लिख दिए, then you will get your full marks. एफिकेसी मैंने तुमको समझा दिया क्या होता है. सेफ्टी पर आते हैं. ठीक है, सेफ्टी कैसे होगा कि देयर आर सर्टेन drugs which have lesser side effects. There are certain drugs which have more serious side effects. ठीक है. There are certain drugs जिनके साइड इफेक्ट तो हैं बहुत, लेकिन बेनिफिट भी उससे ज्यादा है ना. तो तुमको वो सब चूज करना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हें लेना है. यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है. तो सेफ्टी तुम बेसिकली देखोगे तो तुम वो ड्रग चूज करोगे जो लेस साइड इफेक्ट्स हो. अब उसामा है यहाँ पे. उसामा, यस मैम. हाँ उसामा, तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट क्या होता है ना. यस मैम. इसी पर हम लोग आते हैं. सेफ्टी में तुम्हारा ये आ गया, सेफ्टी समझ में आया. यस मैम. नाउ डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट क्या होता है, ये सबके लिए है. आस्था, पे अटेंशन. डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट वो होता है कि एक दवा जो इतनी टॉक्सिक है कि आपने उसको बस एक पर्टिकुलर डोज में ही दिया. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गिवन अ मेडिसिन एट अ डोज ऑफ 500 mg, है ना. यू गिवन अ सर्टेन मेडिकेशन विच इज X, 500 mg पर दिया, लेकिन उस 500 mg पर ही उसके इतने सारे साइड इफेक्ट आ गए कि डिस्पाइट द नीड टू इंक्रीज द मेडिसिन, इंक्रीज द डोज, यू कैन नॉट डू इट. व्हाई कांट यू डू इट? बिकॉज पेशेंट में फिर उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से अब दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी. ईदर किडनी फेलियर हो जाएगा, या हिपैटोटॉक्सिक अल्टीमेट है वो, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, या QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कर देगी, या वो ब्रोंकियल अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर देगी. ठीक है. तो वो एक दवा 500 mg में हम लोग दे रहे थे, कोई भी एक दवा है, ड्रग X, we were giving at 500 mg, we cannot increase the dose, but the need for increasing is there. पेशेंट को जरूरत है कि इंक्रीज करी जाए डोज, क्योंकि उसकी बीमारी सही नहीं हो रही है उतने से, लेकिन फिजिशियन मजबूर है कि वो इंक्रीज नहीं कर सकता है. अगर इंक्रीज करेगा तो इससे ज्यादा खराब हालत में पेशेंट चला जाएगा, बिकॉज उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट तो जितना है वो है, लेकिन साइड इफेक्ट इतने ज्यादा सिवियर है कि वो इंक्रीज नहीं कर पा रहे दवा डोज. दिस इज नोन एज डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट. डोज लिमिटिंग मतलब कि साइड इफेक्ट की वजह से आप वो डोज इंक्रीज नहीं कर सकते, तो द डोज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर विंडो ओनली, है ना. यू कैन डिक्रीज इट बट यू कैन नॉट इंक्रीज इट. ईदर यू स्टे एट द डोज विच यू आर गिविंग, या उसको कम कर दो. सो दिस इज अ डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट. समझ में आया उसामा? हाँ मैम, आ गया. हाँ मैम, ये तो हर ड्रग के साथ होगा जो जिसकी थेरेपेटिक विंडो बहुत नैरो होगी. हाँ. या पर्टिकुलर या ऐसा है कि किसी पेशेंट में उसका, जैसे कि मैंने कोई ड्रग दिया तो मुझे उसका इफेक्ट पता है कि साइड इफेक्ट्स आएंगे, ये होगा. या उस पर्सन में पर्टिकुलरली किसी में हाइपर सेंसिटिव टाइप कुछ चीजें आ सकती हैं जो कि हमें पता नहीं है, वो होगा. मैम, क्या क्वेश्चन इसमें होगा? साइड इफेक्ट जो होते हैं वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर मोर सीरियस, है ना. साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि तुमको मालूम है कि ये होगा, तुमने मेफेनेमिक एसिड दिया तो, या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी तो ड्राई माउथ होगा. ठीक है. तो दैट इज नॉट अ डिस्टर्बिंग साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट्स आर यूजुअली नॉट डिस्टर्बिंग, दे आर नॉट वेरी सिवियर. लेकिन जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, जो तुमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ABCDEF,
यस मैम। वाले में तो ठीक है, ए वाला इज सिमिलर टू साइड इफेक्ट कि यू इंक्रीज द डोज द साइड इफेक्ट विल इंक्रीज, यू डिक्रीज द डोज द साइड इफेक्ट विल डिक्रीज। मैम ये जो टॉक्सिसिटी, ये जो आपने बताया कि टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये जो मैं तो बता रही हूँ, वो हमें पता था कि अलग से उसमें एडीआर के तौर पे आ रहा है। मैं वही बता रही हूँ तुमको कि अब देखो तुम्हारे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में जो बी सी डी ई वाले हैं ग्रुप, जैसे बिजार रिएक्शन, क्रोनिक रिएक्शन, यू नो, ये सब। अब बिजार वाले में दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर। ठीक है, तुमको नहीं मालूम है कि क्या हो जाएगा, ठीक है, तुमको नहीं पता, वो जो दवा का प्रोफाइल है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्या हो जाएगा। हो सकता है उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए उससे, एनाफिलैक्टिक शॉक हो जाए उससे। हाँ, एक तो ये चीज हो गई। इसमें भी, इसमें तो तुम डोज नहीं लिमिट करोगे, इसमें तो तुम वो ड्रग छोड़ हटा ही दोगे ब्लड से, है ना। यू विल जस्ट स्टॉप द ड्रग, यू विल नॉट लिमिट इट, यू विल जस्ट रिमूव द ड्रग फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट। फिर तीसरी चीज है तुम्हारी कि तुमको मालूम है कि क्वेटियापेन एक ड्रग है, उससे तुम्हारा क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन होगा, यू नो इट, बट यू हैव टू गिव इट। व्हाई? बिकॉज उससे बेहतर दवा नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छी दवा आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे यू नो कि सैल्ब्यूटामॉल इनहेलेशन आपका ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक को खत्म करेगा, यू नो इट, ठीक है, लेकिन यू ऑल्सो नो दैट सैल्ब्यूटामॉल विल कॉज ट्रेमर्स इन द पेशेंट। समझ रहे हो? तो वो ट्रेमर अगर थोड़े बहुत हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट की जेनेटिक प्रोफाइल ऐसी होती है कि छोटे इफेक्ट भी बहुत बड़े उनकी बॉडी में आ जाते हैं बनके। ट्रेमर इतने हो जाएंगे कि हो सकता है उसको फिट्स पड़ने लगे। सो नाउ यू गॉट टू लिमिट इट, ठीक है। ये तो दो कंडीशंस हो गई। एक और ऐसी चीज हो सकती है कि आपको पता है कि वो ये इफेक्ट आएगा, ये एडवर्स इफेक्ट आएगा पेशेंट में, एंड स्टिल यू हैव टू गिव द मेडिसिन। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर इस दवा से दवा का डोज हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो किडनी फेलियर में चली जाएगी। तो क्या आप इंक्रीज करेंगे दवा का डोज? नो मैम। No, you will not, because you don't want the patient to suffer from a major ailment. जो अभी उसका ailment था, चलो ठीक है, उसको हम ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उस डोज को इंक्रीज किया, सो वी नो दिस इज अ फैक्ट दैट किडनी फेलियर में चली जाएगी, लिवर फेलियर में चला जाएगा, या पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बड़ी सिवियर हैं। सो यू कैन नॉट इंक्रीज द डोज, यू गॉट टू लिमिट इट टू दैट लेवल ओनली। समझे? Because if you will increase it, then it will cause more risk than benefit to the patient. So this is dose limited effect, dose limited side effect. मतलब side effects की वजह से you have limited the dose to a particular window. And yes, you are right that जो narrow therapeutic index वाले, जो narrow therapeutic window वाले जो drugs होते हैं, जैसे digoxin है, warfarin है, इनका भी आप डोज नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। अगर डोज इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी डोज लिमिटेड है, समझे? यस मैम। एनी प्रॉब्लम्स नाउ? नो मैम। Osama, have you understood now? Osama, Yes, where ma'am. are you? Have you understood? Yes, ma'am. आ गया समझ में। आ गया? ओके। चलो फिर हम लोग देखेंगे सूटेबिलिटी। पेशेंट की सूटेबिलिटी क्या है, ठीक है। सूटेबिलिटी मतलब पेशेंट बिल्कुल ही हाइपर हो जाता है इंजेक्शंस लगाने में, ठीक है, तो आप उसको सबलिंगुअल दे दो। पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल उसके एस्पेक्ट को देख के आप दोगे कि पेशेंट के लिए वो कौन सा सूटेबल है। हो सकता है पेशेंट ओल्ड एंड डेबिलिटेटिंग कंडीशन में है, देन यू विल चूज अ ड्रग which is safe to be given in the geriatric age group. Patient falls under the category of pregnant and lactating females.
then you will give a drug according to her suitability. कि it should not be secreted in the breast milk, it should not do any harm to the fetus. ठीक है, पेशेंट ऑलरेडी दूसरी मेडिसिन खा रहा है, सो उसकी सूटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि कोई हार्मफुल इंटरैक्शंस ना हो जाए, है ना. सो दिस इज योर सूटेबिलिटी. देन फाइनली कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग जो जहाँ पे रह रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, हॉस्पिटल में काम करेंगे, जो भी करेंगे, आपके पास ज्यादातर पेशेंट आएंगे जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से होंगे, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे. अगर आपने 200 का टैबलेट का एक स्ट्रिप उसको बोला एक पत्ता ले लो 200 रुपए का है, तो क्या वो लेगा? वो क्वैक के पास जाएगा, वो उससे कहेगा कि मुझे तुम ऐसे ही बस थोड़ी मोड़ी दर्द वर्द की दवा दे दो, मैं ठीक हो जाऊं, डॉक्टर साहब ने तो मुझे 200 की दवा लिख दी है, मैं नहीं खा पाऊंगा. ठीक है, सो यू गॉट टू कीप दैट एस्पेक्ट ऑल्सो इन माइंड, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक आवर्स. तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग केटर कर रहे हैं ज्यादातर पुअर पेशेंट्स को. तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिच एंड अफ्लुएंट कैन उनके लिए ये मतलब नहीं है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, उनको ठीक होना है तो दे विल स्पेंड अ फॉर्च्यून. लेकिन जो गरीब लोग हैं जो कमाते ही उतना है कि वो खा पाए, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना महंगी दवाइयां लेंगे. ठीक है, तो इसलिए आपको अफोर्डेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी. फाइनली यू विल बी चूजिंग द पी ड्रग. पी ड्रग में यू विल चूज द डोजेज फॉर्म एंड यू विल चूज योर ड्रग. सो glycerol trinitrate in case of your angina, either in the form of spray, which is costlier, so you cannot give it to the poor patients. GTN in the form of sublingual tablet is very cheap, so that can be given to the patients, the poor patients. And spray और GTN दोनों का efficacy is same, so आपको कोई problem नहीं होगी. ठीक है, दैट्स अबाउट इट. अब ये स्टैंडर्ड डोजिंग शेड्यूल वगैरह ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तुमको अभी बस ये 4 चीजें ही देखनी है. स्टैंडर्ड डोजिंग शेड्यूल तो आप लोग को हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था यूटीआई में क्या शेड्यूल है. 5 to 7 days you will give a medicine, इधर नॉर्फ्लॉक्स है तो बीडी दोगे, लीवोफ्लॉक्स है तो ओडी दोगे, सिप्रोफ्लॉक्स है तो ओडी या बीडी दोनों में से कोई भी दे सकते हो. तो दिस इज योर डोजिंग शेड्यूल विच यू विल चूज. ठीक है, पेशेंट पूरी उसको जेनेटिक तुमने एक दवा दी, उसको एक गोली दी, उसको बिल्कुल एग्जैजरेटेड साइड इफेक्ट्स आ गया, तो नाउ यू विल चूज की व्हाट टू डू. ठीक है, either you reduce the dose or you switch over to another, your second option. So that is completely your choice. तो P drug एक बहुत ही easy topic है, इसमें आपके ऊपर है सब कुछ. You've got to choose कि तुम्हें कौन सी दवा देनी है, लेकिन वो जो चॉइस होगी वो बहुत रिस्पॉन्सिबल चॉइस होगी. वो ऐसा नहीं होगा कि वो अक्कड़ बक्कड़ करके एक ऐसे ही बस आंखें बंद करके बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है ना. अभी तुम्हारे पहले के मैंने पेशेंट को ये दवा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया था, अब तुम चलो तुम नाइट्रेट खा लो, तुम्हारे बाद जो आएगा मैं पोटेशियम चैनल ओपनर दे दूंगा. ऐसा नहीं होता है, रैंडम नहीं होगा. सो फॉर पी ड्रग यू गॉट टू हैव अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ऑल द ड्रग्स, तभी आप दे पाएंगे. इसीलिए फार्मा इतनी इंपॉर्टेंट है. ओके, समझे बच्चों? Yes, ma'am. अच्छा, you want this PPT? This PPT is so poor. ठीक है, मैं दे दूंगी. ओके, अभी ईमेल कर देती हूँ मैं. ये क्या लिखा है? TIV का मतलब क्या होता है? तुम लोगों की लैंग्वेज ना जो आजकल के बच्चों की है, मुझे समझ में भी नहीं आती है. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय.
Take care. Bye bye. Bye-bye.